अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ नुमान ज़हीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वेट स्ट्रेंथ। आज मैं आपके साथ लेफ़्ट एंड राइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमिज़म यानी जिसे एलडीए और आरडीए भी कहते हैं, इस कंडीशन को ये जो कि कैटल और बफलो दोनों के अंदर होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो कंडीशन है ये बफलो के अंदर ज़्यादा देखी गई है। तो इसके बारे में हम तफसील से जानेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ एबोमिज़म, यानी एबोमिज़म क्या होता है, जिसकी पोजीशन की डिस्टर्ब होने से ये बीमारी होती है। इसकी काज क्या है, यानी किस वजह से जो एबोमिज़म है जो अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है। और इसके अलावा हमारे पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है एलडीए और आरडीए का, और सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसकी मदद से हम इस कंडीशन को रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी इस कंडीशन को हम हल कर सकते हैं। इसके साथ प्रिवेंशन क्या है कि हम एबोमिज़म डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट कर सकें। ये एबोमिज़म क्या है? एबोमिज़म फोर्थ पार्ट है रूमिनेंट स्टमक का। रूमिनेंट स्टमक के चार हिस्से होते हैं। जो सबसे पहला जो और सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा हिस्सा है वो है रूमन का। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है वो है रेटिकुलम, और जो तीसरा हिस्सा है वो है ओमिज़म का। और जो चौथा हिस्सा जो कि ग्लैंडुलर पोर्शन है और जिसे ट्रू स्टमक भी कहते हैं, वो है एबोमिज़म का। ये एबोमिज़म वाहिद हिस्सा है जिसके अंदर जो है वो हाईली एसिडिक कंडीशंस होती हैं, यानी इसकी पीएच 2 to 3 भी होती है। अक्ररेंस ऑफ डिजीज़ की बात करें कि ये जो कंडीशन है ये किस टाइम पे हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ये प्रेगनेंसी के दौरान ये रेयर है कि इसको किसी भी एनिमल को एलडी और आरडी का इशू हो। इसके अलावा ये जो मोस्ट कॉमनली पार्चुरेशन के बाद आपको देखने को मिलती है ये कंडीशन, और पीक लैक्टेशन इसका जो है ज़्यादा टारगेट है, क्योंकि पीक लैक्टेशन का जो पीरियड है वो है 6 वीक्स आफ्टर पार्चुरेशन। इस अरसे के अंदर जो है लैक्टेशन पीक पे होती है, और यानी इसको आप 2 मंथ भी कंसीडर कर सकते हैं इस डिज़ीज़ को, यानी 2 मंथ के अंदर अंदर ये डिज़ीज़ हो सकती है किसी भी एनिमल को। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमिज़म की बात करते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमिज़म किस तरह होती है। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ग्रेविड यूट्राइन हॉर्न से, यानी यूट्रस का वो पार्ट जिसके अंदर बच्चा है उसको हम ग्रेविड यूट्राइन हॉर्न कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रूमिनेंट के अंदर ज़्यादातर जो प्रेगनेंसी होती है वो राइट हॉर्न में होती है, और यूट्राइन हॉर्न की लेंथ इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे बच्चे का साइज़ बढ़ता है, तो वो यूट्राइन हॉर्न है वो एब्डोमेन तक रीच कर जाता है। तो जब वो यूट्राइन हॉर्न जिसके अंदर बच्चा है, जिसको हम ग्रेविड यूट्राइन हॉर्न कह रहे हैं, जब ये एब्डोमेन के अंदर आता है तो इससे इससे क्या होता है कि जो एबोमिज़म की जो नॉर्मल प्लेस है ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड के ऊपर, ये अपनी एबोमिज़म अपनी जगह जो है थोड़ी सी छोड़ता है, लेफ़्ट साइड के ऊपर होता है। तो इससे क्या होता है कि ये नॉर्मल प्लेस के ऊपर रहता है पार्चुरेशन तक। लेकिन जैसे ही पार्चुरेशन होती है तो पार्चुरेशन के बाद एक एक खिला यानी एक वैक्यूम डेवलप हो जाता है, यानी बड़ी बड़ी स्पेस पैदा हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि ये एबोमिज़म जो है वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चला जाता है नॉर्मली। लेकिन अगर किसी भी वजह से एबोमिज़म जो है वो अपनी वापस नॉर्मल जगह के ऊपर ना जाए, या फिर नॉर्मल जगह के ऊपर आ जाने के बाद भी एबोमिज़ल एटनी हो जाए, यानी एबोमिज़म जो है वो मूव ना कर पाए, जिसको हम आगे जाके देखेंगे कि वो किस वजह से एबोमिज़म की हरकत रुक जाती है। तो इस स्टमक के पार्ट की जब हरकत रुक जाएगी तो उससे क्या होगा कि ये इस जो एबोमिज़म है या ये हिस्सा है स्टमक का, इसके अंदर गैस फॉर्मेशन हो जाएगी। गैस बन जाने की वजह से ये अपनी एबनॉर्मल प्लेस को रिटेन करता है। ये राइट साइड के ऊपर भी एबनॉर्मलिटी हो सकती है और लेफ्ट साइड के ऊपर भी जा सकता है, ये दोनों तरफ जा सकता है ये। और जो गैस फॉर्मेशन की वजह से ये अपने जगह को की तरफ मूव नहीं कर पाता जो इसकी नॉर्मल प्लेस है। तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमिज़म होता है। अगर हम एबोमिज़ल डिस्प्लेसमेंट की काज़ की बात करें तो अगर हम इसको वन लाइन में डिफ़ाइन करें तो इसमें ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक की मोटिलिटी को इफ़ेक्ट करेगी, जिससे एट द एंड एबोमिज़म की मोटिलिटी कंप्रोमाइज़ होगी, तो उससे जो है एबोमिज़म डिस्प्लेस कर जाएगा। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें लो फाइबर डाइट की, ये भी मोटिलिटी को लो डाउन करती है। अगर फाइबर कम है डाइट के अंदर तो उससे जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है उसकी मोटिलिटी कम होगी, और एट द एंड एबोमिज़म कंप्रोमाइज़ होगा और वो अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो सकता है। इसके अलावा अगर के खुराक के अंदर रेत, मिट्टी या फिर बजरी आ रही है तो ये भी स्टमक की मूवमेंट को कम करेंगी। कुछ रिसर्चर ये भी कहते हैं कि विंटर हाउसिंग पीरियड जो है ये भी इफ़ेक्ट करता है जीआईटी की मोटिलिटी के ऊपर, क्योंकि कन्फाइंड इन्वायरमेंट होता है, जानवर जो है ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से भी
जानवर की जो जीआईटी की मोटिलिटी है वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती है और जानवर के अंदर जो एबोमिज़म है वो डिस्प्लेस्ड कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम ज़्यादा फर्मेंटेबल चीज़ें जानवरों को खिलाएंगे जैसे कि मकई है यानी मेज़ है, शुगर केन के जो बाई प्रोडक्ट हैं जिससे मोलेसिस हैं, वो ज़्यादा जानवरों को खिलाएंगे तो उससे भी जानवर के अंदर जो है बोमिज़ल एटनी हो सकती है ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन की वजह से। कोई भी ऐसी फीड जो कि बोमिज़ल के जो मिकोज़ा है उसको डैमेज कर रही है, जैसे कि सॉइल, हमने जैसा कि मिट्टी है हमने पहले बात की, तो ये भी मोटिलिटी को डिस्टर्ब करेंगी। बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है, यानी जो मिल्क फीवर है वो भी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमिज़म का, क्योंकि जो कैल्शियम है वो भी जीआईटी की मोटिलिटी के लिए और ओवरऑल मसल्स की मूवमेंट के लिए ज़रूरी है। तो अगर ये कैल्शियम अवेलेबल नहीं होगा बॉडी को तो बॉडी के अंदर जो है वो जीआईटी की मोटिलिटी कंप्रोमाइज़ होगी और एट द एंड एबोमिज़म जो है वो डिस्प्लेस कर जाएगा। और अगर बाकी सिस्टेमिक डिजीज़ हैं जिसके अंदर एक्यूट मेट्राइटिस है, तो उसके अंदर भी एक्यूट मेट्राइटिस है या फिर कीटोसिस है, तो उसमें भी जानवर का जो फीड इंटेक है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और ना होने के बराबर होता है, तो उससे भी जानवर की जो जीआईटी की मोटिलिटी है वो डिस्टर्ब होगी और एबोमिज़म जो है डिस्प्लेस कर सकता है। अगर रफीजिस की बात करें तो रफीजिस के अंदर अगर फाइबर कंटेंट कम है तो उससे भी डिस्प्लेस्ड एबोमिज़म के केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें कि एलडीए का जो केस है यानी लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमिज़म का जो केस होगा, ऐसे एनिमल को अंदर जो है वो क्या कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें सबसे पहला सिम्टम है वो है डिक्रीज एपेटाइट होगी। ऐसे जानवर जो है वो कम खाया पिया करेगा, ऐसे जानवर की जो है फीड इनटेक कम हो जाएगी, उसकी जो जुगाली करना है जैसे रूमिनेशन कहते हैं वो कम हो जाएगी और एट द एंड मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। इसके साथ एनिमल जो है डिप्रेस होगा, जो इधर उधर मूव नहीं करेगा, उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ऐसे एनिमल का रेक्टल टेम्परेचर तो नॉर्मल होगा लेकिन इसकी जो पल्स है वो इंक्रीज़ होगी, ऑलमोस्ट 80 to 100 पर मिनट होगी। और अगर आप उसकी जो ब्लड केमिस्ट्री की बात करें तो उसका अगर आप लैब में टेस्ट करवाते हैं तो उसको ऐसा एनिमल हाइपोक्लोरीमिक होगा और हाइपोकैलिमिक होगा, यानी ऐसे एनिमल के अंदर के ब्लड के अंदर जो है क्लोराइड आयन की कमी होगी और साथ में पोटाशियम आयन की भी कमी होगी। एलडीए वाला जो एनिमल है वो जो कंसनट्रेट को रिफ्यूज़ करेगा, यानी ऐसे एनिमल को अगर आप वंडा ऑफ़र करेंगे, ड्राई जो कंसनट्रेट हैं वो ऑफ़र करेंगे तो ऐसा एनिमल नहीं खाएगा, लेकिन अगर आप उसे रफीज़ देंगे तो थोड़े बहुत वो रफीज़ खाएगा, यानी चारा वगैरह जानवर खाएगा थोड़ा बहुत। लेकिन अगर उसके आप फिशेज़ की बात करें तो वो स्कैंटी सॉफ्ट और पेस्टी फिशेज़ होंगे, यानी थोड़ी अमाउंट में जो है वो सॉफ्ट से जो है वो फिशेज़ करेगा। जो एलडीए की कंडीशन वाला एनिमल होगा उसके अंदर आप कीटोसिस भी सस्पेक्ट कर सकते हैं और इसका जो रोथरा टेस्ट है जो हम कीटोसिस के लिए करते हैं वो यूरिन और मिल्क दोनों से पॉजिटिव आएगा। और लेट प्रेगनेंसी के अंदर अगर ऐसा एनिमल अगर एलडीए वाला एनिमल कंसीव कर जाता है तो ऐसे एनिमल के अंदर जो लेट प्रेगनेंसी है उसके अंदर लेफ़्ट फ्लैंक की डिस्टेंशन काफ़ी वाज़ेह मिलेगी आपको, क्योंकि ऐसे एनिमल के अंदर जो एबोमिज़म है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर ही होता है और प्रेगनेंसी की वजह से जो राइट साइड के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है तो उससे लेफ़्ट साइड जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा बाहर को निकल जाती है। ऐसे एनिमल जो है वो पेनफुल कंडीशन को भी ज़ाहिर कर सकता है, जिसके अंदर जानवर जो है वो पेनफुल वॉइस निकालेगा। और अगर इसके आप ब्लड केमिस्ट्री चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस मिलेगी। अगर आप एलडीए के एनिमल को मेडिकल ट्रीट करना चाहते हैं तो इनिशियल केस में आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसमें ये है कि आप उसको कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट देंगे आईवी, और इसके इसके जिससे जो है वो जीआईटी की मोटिलिटी इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा आप रूमिनाटोरिक एजेंट दे सकते हैं, पैरासिम्पथेटोमिमेटिक ड्रग्स हैं जिसमें नियोस्टिगमिन और फियोस्टिगमिन है। ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको इन्हांस करेंगी और जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है उसकी मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी। इससे भी जो एबोमिज़म की जो मोटिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी। इसके साथ इसको आप सेलिन कैथार्टिक दे सकते हैं, मैगसेल्फ, ये भी जीआईटी की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करेंगी। और लैक्सेटिव हैं, लिक्विड पैराफिन या कोई भी मिनरल ऑयल है वो आप इसको पिला सकते हैं। और इसके साथ गैस्ट्रोकाइनेटिक जो ड्रग हैं, गैस्ट्रोप्रोकाइनेटिक ड्रग्स हैं जिसमें मेटक्लोप्रोमाइड है या 0.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर लगाएंगे तो इससे भी फौरी तौर पे जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है यानी जीआईटी है उसकी मोटिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। कुछ स्टडी में देखा गया है कि अगर हम ऐसे एनिमल को जिसको एलडीए का मसला है उसे 0.5 से 1 पाउंड कॉफ़ी सीड लेके उसको
ग्राइंड करते हैं और गर्म पानी में मिक्स करके पिलाते हैं, तो इससे भी जानवर के अंदर कुछ केस जो है वो रिकवर हुए हैं एलडीए से। मज़ीद बात करें तो इस केस में आप पोटाशियम क्लोराइड का भी यूज़ कर सकते हैं ओरली, क्योंकि इसकी एलडीए के केस में हमने पहले पढ़ा कि इसके अंदर जानवर को हाइपोकैलीमिया का मसला आता है। इसके अंदर पोटाशियम जो आयंस हैं वो ब्लड के अंदर कम हो जाते हैं, तो इसके लिए ओरली हम 500 mg या 1 ग्राम तक जानवर को ओरली दे सकते हैं KCl। या आपने इसको इंट्रावेनस हरगिज़ नहीं करना, या आपने इसको ओरल ही देना है। अगर हम इंट्रावेनस फ्लूइड की बात करें तो इनिशियल केस में आप रिंगल लैक्टेट भी दे सकते हैं, लेकिन सीवियर केस में आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करवाता है। तो इसके साथ आप डेक्सट्रोज का किसी भी इसी के कंडीशन पे यूज़ कर सकते हैं। डेक्सट्रोज जिसमें 5% है, 10% है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मल सेलिन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है। इसके अलावा आप विटामिन डी का यूज़ करेंगे, क्योंकि कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब करवाने के लिए और प्रॉपर कैल्शियम के जो बॉडी फंक्शन के लिए विटामिन डी लाजमी होता है। तो विटामिन डी दो तरह से कैल्शियम को बॉडी में रिटेन करता है। एक तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है इंटेस्टाइन से, और दूसरा इसको कैल्शियम आयन के जो एक्सक्रीशन है किडनी से उसको रोकता है। तो इससे क्या होगा, जिस्म के अंदर जिससे कैल्शियम की जो अमाउंट है बॉडी के अंदर वो पूरी रहेगी, और कैल्शियम बॉडी में यानी ब्लड में कम नहीं होगा। अगर हम रोलिंग मेथड की बात करें कि ऐसे एनिमल को, एलडीए वाले एनिमल को आपने किस तरह रोल करना है, तो उसको आपने कास्ट करना है। ऐसे एनिमल की आपने ग्राउंड पे कास्टिंग करनी है, उसको ग्राउंड पे लिटाना है। इसके साथ ही उसको राइट रिकमेंसिव लिटाना है, यानी दाएं तरफ ऐसे एनिमल को लिटाना है, और उसको जो है क्लॉकवाइज रोटेशन देनी है, यानी राइट साइड पे उसको रोटेट करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। तो इससे क्या होगा, जानवर का जो एबोमिज्म है वो मूव करेगा, और इसको ऐसे एनिमल को डोर्सल रिकमेंसी पे आपने रख के विगोरस मसाज करना है, ताकि जो एबोमिज्म है जिसमें गैस फील्ड हुई हुई है लेफ़्ट साइड पे, वो जो है मीडियल साइड पे यानी सेंटर की तरफ आ जाए। और जब आप उसको घुमाएंगे तो जो एबोमिज्म है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फिर ऐसे एनिमल को आप जो है लिफ्ट करेंगे और दोबारा चेक करेंगे कि इसको एलडीए इसका रिजॉल्व हुआ है या नहीं। अगर एलडीए रिजॉल्व नहीं हुआ तो आप इसको अगेन इसको दोबारा आप इसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे, और जब तक जानवर का जो एलडीए है वो जो इसका एबोमिज्म है वो नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आ जाता। एलडीए वाले एनिमल को जिसको आपने रोलिंग मेथड अप्लाई किया, आपने 48 आवर के बाद भी दोबारा चेक करना है कि इसको दोबारा तो नहीं कहीं एलडीए का मसला हो गया। और अगर ऐसे एनिमल के अंदर दोबारा एबोमिज्म डिस्प्लेस कर गया तो ऐसे एनिमल को दोबारा आपने कास्ट करना है, और लेफ़्ट साइड पे कास्ट करना है, और इसको जो है जो गैस एबोमिज्म के अंदर प्रेजेंट है वो फ्लोट करेगी, और एबोमिज्म जो है वो उठ के नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ऐसे ये एलडी वाला केस रोलिंग मेथड से रिजॉल्व हो सकता है। अगर हम बात करेंगे सर्जिकल मेथड कौन कौन से हैं जिसे आप जिसमें डिस्प्लेस्ड एबोमिज्म को आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, उसमें पहला मेथड है राइट फ्लैंक ओमेंटोपेक्सी है। इसमें आप राइट फ्लैंक के अंदर इंसिजन दे के राइट फ्लैंक से आप इंसिजन देते हैं, और जो ओमेंटम है उसको आप एब्डोमिनल वाल से सुचर कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो एबोमिज्म है वो फिर डिस्प्लेस नहीं करता, अपनी जगह से हिलता नहीं है। इसके अलावा आप राइट फ्लैंक से एबोमिज़ोपेक्सी भी कर सकते हैं, यानी आप एबोमिज्म की वाल को ही आप एब्डोमिनल वाल से सुचर कर दें, ताकि जो है अपनी जगह से ये हिल ना सके। राइट वेंट्रल पैरामीडियल एबोमिज़ोपेक्सी के अंदर आप ऐसे जानवर के जो एबोमिज्म की जो वाल है उसको एब्डोमिनल वाल से सुचर करेंगे, लेकिन इसके अंदर आपने जो है मीडियल लाइन से थोड़ा सा हट के यानी पैरामीडियल सुचर करना है एबोमिज्म की वाल को, ताकि जो है अपनी जगह से एबोमिज्म मूव ना करे। इसके अलावा जो एक मेथड और यूज़ होता है वो है रोल एंड टॉगल मेथड, जिसे ग्रेमर और स्टर्नर मेथड भी कहते हैं। तो इस केस में आप एबोमिज्म के वाल को बाहर से ही सुचर कर देते हैं एब्डोमेन के साथ, तो इससे जो है एबोमिज्म मूव नहीं करता। लेकिन रोल एंड टॉगल मेथड के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें ये है कि पेरिटोनाइटिस का इशू हो जाता है, जानवर की डेथ हो जाती है पेरिटोनाइटिस की वजह से। लेकिन फील्ड में ये मेथड भी यूज़ होता है एलडीए की करेक्शन के लिए। अगर हम राइट डिस्प्लेसमेंट और एबोमिज्म की बात करें तो ये लेस इसकी अकरेंस है एलडीए से, यानी आरडीए जो है वो लेफ़्ट डिस्प्लेसमेंट एबोमिज्म से कम देखा गया है। आरडीए के जो माइल्ड केसेस हैं वो
मैक्लोफेनामिक एसिड से भी रिजॉल्व हो जाते हैं। और इसके अलावा आप स्पाज्मोलाइटिक्स यूज़ करेंगे तो उससे भी ये केस रिजॉल्व हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कैल्शियम थेरेपी करेंगे, गैस्ट्रोकाइनेटिक ड्रग देंगे मेटक्लोप्रामाइड, जो कि इसकी जीआईटी की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करेंगी, तो उससे भी ये केस रिजॉल्व हो जाएगा। अगर ये केस हो जाए तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर आप एनिमल को रोटेट करेंगे तो ये एबोमिज्म जो है वो नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा। और सर्जिकली बात करें तो उसमें यह कि आप उसकी भी एबोमिज़ोपेक्सी करेंगे जैसा कि आप एलडीए केस में करते हैं। अगर हम एलडीए और आरडीए की प्रिवेंशन की बात करें तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि ड्राई काउज के अंदर आपने यानी ऐसी काउज जिनको आप ड्राई पीरियड में आपने रखा हुआ है तो उसको आपने ज़्यादा फाइबर खिलाना है और लेस कंसनट्रेट फीडिंग करनी है ड्राई पीरियड के अंदर। इसके अलावा जो कंसनट्रेट्स हैं वो 30% ऑफ ड्राई मैटर हों, इससे ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना। मकई का साइलेज जिसके अंदर 50% ग्रेन हो ड्राई मैटर बेसिस के ऊपर, वो आपने सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 kg खिलाना है पर डे एनिमल को, इससे ज़्यादा आपने फीड नहीं करवाना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ट्रांजिशन पीरियड के अंदर आपने एनिमल को 2 से 3 हफ्ते पहले पार्चुरेशन के कंसनट्रेट लाजमी ऑफर करने हैं, जिससे जो है वो माइक्रोफ्लोरा डेवलप कर जाए ह्यूमन के। पार्चुरेशन के बाद उसका जो फीड इनटेक है वो कम ना हो। और अगर आप एनिमल को बैलेंस टीएमआर ऑफर करेंगे तो ये सबसे बेस्ट है। ये सारी प्रिवेंशन से आप जानवर को एलडी और आरडी होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा आपने जो जानवर को ऐसी फीड नहीं खिलानी जिसके अंदर रेत, मिट्टी या फिर जो है वो बजरी हो, जो कि ह्यूमन की मोटिलिटी को कम कर सके। इसके अलावा ऐसे एनिमल जो कि क्लोजर पीरियड के अंदर हैं उनको आपने उनकी डाइट के अंदर डी कैट का लाजमी इस्तेमाल करना है, तो जिससे जो है जानवर को पोस्ट पार्चुरेशन जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है उनसे जो बचा जा सकता है। और ख़ासकर जो कैल्शियम का लेवल है बॉडी के अंदर वो मेंटेन रहेगा और एनिमल को मिल्क फीवर नहीं होगा और एट दी एंड जानवर जो है वो एबोमिज़ल डिस्प्लेसमेंट से बच जाएगा।